नमस्ते। आज हम सितंबर 2025 की क्रॉनिकल मैगजीन में जो जुलाई 2025 की घटनाएं दी गई हैं, उन पर एक नजर डाल रहे हैं। काफी कुछ है इसमें, राज्य, देश, दुनिया। हाँ, बिल्कुल। इसमें राज्य समाचारों से लेकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, मतलब सब कुछ शामिल है। और हमारा मकसद है इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है या जो दिलचस्प बातें हैं, उनको निकालना। सही, ताकि कम समय में एक व्यापक समझ बन सके। तो एक तरह से ये ताज़ा घटनाक्रम को समझने का शॉर्टकट होगा। हाँ, कोशिश यही रहेगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। एक खबर जो मुझे काफी रोचक लगी, इंडिया पोस्ट अब देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बन गया है। ये तो वाकई बड़ी बात है। सच में, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है उनका। और साथ ही ये भी कि भारत ने अपनी 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य वो भी समय से पहले हासिल कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो ऐसी ही कई उपलब्धियां और घटनाएं हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। शुरुआत राज्यों की खबरों से करते हैं, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आएंगे, ठीक है। और अंत में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बिहार की बात। यहाँ ग्रामीण कल्याण पर काफी जोर दिख रहा है। जीविका दीदी की रसोई, इसका विस्तार मेडिकल कॉलेजेस तक। जी हाँ, और इसके लिए बाकायदा 5 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। ये जो जीविका परियोजना है, जो वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से चल रही है, उसी का हिस्सा है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस है। अच्छा। साथ ही जो वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन है, वो भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। ये भी एक अहम कदम है। और ग्राम पंचायतों को भी थोड़ी और पावर मिली है। उनके खर्च की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो गई है। हाँ, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश लग रही है। रेलवे के मोर्चे पर भी काफी कुछ है बिहार में। हाँ, क्या है इसमें? 6 नई रेल परियोजनाएं घोषित हुई हैं। इनमें 4 तो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं। पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, अच्छा। मालदा लखनऊ और सहरसा अमृतसर। इसके अलावा सीमांचल के लिए जोगबनी एरो ट्रेन सेवा है और कुछ लाइनों का डबलिंग का काम भी है। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने पे जोर साफ दिख रहा है। एक और नीति, महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू हुई है। मतलब अब ये लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। हाँ, ये कैबिनेट ने 8 जुलाई 2025 को फैसला लिया। देखिए, 2016 से ये आरक्षण तो था, पर पहले दूसरे राज्यों की महिलाएं भी एलिजिबल थी। अच्छा, पहले ऐसा था। जी, अब तर्क ये है कि इससे स्थानीय महिलाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। हालांकि ये थोड़ा बहस का मुद्दा भी बन सकता है कि इससे प्रतिभा का दायरा सीमित तो नहीं होगा। हो सकता है। खैर, खेल के क्षेत्र में पटना ने पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की। और बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी खबर है, 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। हाँ, इसका असर करीब 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ये काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल। बिहार से जुड़ी कुछ और छोटी छोटी मगर अहम बातें हैं, जैसे वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन रहा है, पटना के पास फतवा में पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुलेगा, और मखाना को HS कोड मिला है, जो एक तरह का ग्लोबल पासपोर्ट है। अच्छा, इससे निर्यात में आसानी होगी। बिल्कुल। और पीरपेंती में एक बड़ा 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की भी योजना है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ नव्या योजना शुरू हुई है, ये क्या है? ये योजना सोनभद्र से शुरू हुई है। ये 16 से 18 साल की किशोरियों के लिए है। शर्त यह है कि कम से कम 10वीं पास हों। ठीक। उन्हें गैर पारंपरिक भूमिकाओं में, जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, ऐसे कामों में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये महिला एवं बाल विकास और कौशल विकास मंत्रालयों की मिलीजुली पहल है। ये तो बहुत अच्छा है, गैर पारंपरिक भूमिकाओं पर जोर देना। हाँ, और अब ये पायलट प्रोजेक्ट है। 19 राज्यों का 27 जिलों में चल रहा है। एक और पहल नमस्ते दिवस पर हुई। लखनऊ में कचरा बीनने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है और सीवर या सेप्टिक टैंक कर्मियों को PPE किट वगैरह दिए गए। जी, ये नमस्ते स्कीम का हिस्सा है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका सीधा संबंध मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है, उसे खत्म करने से है। हाँ, वो तो प्रतिबंधित है कानूनन। बिल्कुल, PMSR एक्ट 2013 के तहत। तो ये सुरक्षा और सम्मान दोनों का मामला है। शिक्षा में भी एक लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम शुरू हुआ है, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। हाँ, इसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ लकड़ी का काम, धातु का काम, ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाएंगे। इसका कनेक्शन समग्र शिक्षा अभियान से है, जो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम है, और ये नई शिक्षा नीति की भावना के भी अनुरूप है,
प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस। एक अहम खबर लखनऊ से है, इसे शुद्ध शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा मिला है। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है। वहाँ शिवरी प्लांट में रोजाना 700 मीट्रिक टन ताजे कचरे को प्रोसेस करने की एक नई यूनिट शुरू हुई है। ये स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर है, शहरों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। लखनऊ का ये मॉडल शायद दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। और सोनभद्र का सलखन जीवाश्म पार्क, उसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये क्यों खास है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ स्ट्रोमेटोलाइट्स पाए जाते हैं। ये क्या है? सरल शब्दों में, ये अरबों साल पुरानी चट्टानी संरचनाएं हैं जिन्हें पुराने साइनोबैक्टीरिया ने बनाया था। ओह! ये पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के सबसे पुराने सबूतों में से हैं। इसे 2002 में जीवाश्म पार्क घोषित किया गया था। कमाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ और खास बातें? हाँ, जैसे अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू हो गया है, जिसे शेर नाम दिया गया है। और मुजफ्फरनगर की आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। बहुत बढ़िया। अब कुछ दूसरे राज्यों की झलकियां देख लेते हैं। उत्तराखंड में हरेला उत्सव पर रिकॉर्ड पौधे लगाए गए। हाँ, 8 लाख से ज्यादा पौधे। और मध्य प्रदेश में इंदौर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। ये कैसे हुआ? ये स्माइल योजना के तहत जो प्रयास हुए उसी का नतीजा है। स्माइल योजना वंचितों के पुनर्वास के लिए है। अच्छा। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को फिर से तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जी, ये बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए जरूरी कदम है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए। झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें कौन कौन से राज्य थे? इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। यहाँ राज्यों के बीच पानी के बंटवारे जैसे जो विवादित मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा हुई, जैसे सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय का मामला। और इसी बैठक में ये भी घोषणा हुई कि पश्चिम बंगाल अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। भारत का लक्ष्य वैसे 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करना है। अच्छा, असम में दुग्ध उत्पादकों के लिए सब्सिडी योजनाएं हैं और मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना। हाँ, गजमित्र योजना 8 जिलों में शुरू की गई है। वहीं सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज खोला है। डिजिटल नोमैड विलेज, ये क्या होता है? डिजिटल नोमैड मतलब वो लोग जो इंटरनेट की मदद से कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं और अक्सर घूमते फिरते रहते हैं। तो सिक्किम का याकटेन गांव ऐसे लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये टूरिज्म का एक नया ट्रेंड है। दिलचस्प है। कुछ और पहली बार वाली पहलें भी दिख रही हैं। हाँ, जैसे झारखंड में पहली माइनिंग टूरिज्म पहल, अरुणाचल में पहला स्वदेशी जियोथर्मल एनर्जी प्लांट और गोवा में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा। और महाराष्ट्र ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। जी, इससे इस सेक्टर को किसानों वाले फायदे मिल सकेंगे। केरल में पहला स्किन बैंक खुला है, जो जलने या चोट लगने पर स्किन ग्राफ्टिंग में बहुत मददगार होगा। बहुत सारी राज्य स्तरीय खबरें हो गईं। अब राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। मॉनसून 2025 की बात करें तो औसत से 9% ज्यादा रहा, लेकिन वितरण बहुत असमान था। हाँ, बिल्कुल। कहीं बहुत ज्यादा बारिश, कहीं कम। जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। झारखंड, राजस्थान, लद्दाख जैसे इलाकों में तो अत्यधिक वर्षा हुई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे भी आ गए। अहमदाबाद फिर से सबसे स्वच्छ बड़ा शहर। हाँ, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। ये सर्वेक्षण वाकई शहरों को साफ सफाई के प्रेरित करने में काफी सफल रहा है। अलग अलग कैटेगरी में और भी शहर हैं। हाँ, जैसे मीरा बहंदर, प्रयागराज, बेस्ट गंगा टाउन, सिकंदराबाद, बेस्ट कैंटोनमेंट, विशाखापट्टनम वगैरह। एक थोड़ी चिंताजनक रिपोर्ट ICMR की है। दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक में HIV का बोझ बढ़ रहा है। हाँ, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 25.44 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं। ये दिखाता है कि जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों को लगातार जारी रखने की जरूरत है। ढिलाई नहीं बरत सकते। सही बात है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो ESIC ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए SP 2025 योजना शुरू की है। जी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ये पहल अच्छी है ताकि उन्हें भी कुछ सुरक्षा कवर मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ एक स्किल रिपोर्ट ये भी बता रही है कि भारत की 88% वर्कफोर्स कम स्किल वाले कामों में लगी है। ये तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। और शायद इसीलिए सरकार अब नव्या जैसी योजनाओं या लर्निंग बाय डूइंग जैसे कार्यक्रमों पर जोर दे रही है। स्किल डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। न्यायपालिका से एक खबर है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये प्रक्रिया क्या होती है संक्षिप्त में? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद को ये अधिकार है कि वो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है और इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अच्छा। सहकारिता क्षेत्र के लिए भी एक नई राष्ट्रीय नीति आई है 2025। हाँ, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। सुरेश प्रभु समिति ने इसे तैयार किया है और लक्ष्य है सहकार से समृद्धि। राजनीति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। उनसे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमण ने ऐसा किया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई है। हाँ, ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर हमेशा बहस चलती रहती है। संतुलन जरूरी है। एक दिलचस्प सर्वे प्यू रिसर्च सेंटर का है। लोकतंत्र से संतुष्टि के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाँ, 74% लोग संतुष्ट बताए गए हैं, स्वीडन 75% के ठीक बाद। ये एक सकारात्मक संकेत है। कला संस्कृति में राष्ट्रपति भवन में कला उत्सव हुआ और दिल्ली में ऐतिहासिक शीश महल को फिर से खोला गया है। चलिए अब अर्थव्यवस्था का हाल देखते हैं। भारत और यूके के बीच सीटा पर हस्ताक्षर हुए हैं। जी, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, काफी महत्वपूर्ण। वहीं अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत अभी चल रही है, फाइनल स्टेज में है, लेकिन कृषि, डेयरी जैसे कुछ मुद्दों पर अभी मतभेद हैं। अमेरिका के एक नए कानून का असर भारत पर पड़ सकता है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये क्या है? इसमें विदेश भेजे जाने वाले पैसे यानी रेमिटेंस पर 1% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अब चूंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। हाँ, कितना था पिछले साल? वित्त वर्ष 2025 में ये रकम रिकॉर्ड $135 बिलियन से ज्यादा थी। तो अगर ये 1% टैक्स लगता है तो भारत को सालाना करीब $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ओह, ये तो काफी है। लेकिन एक अच्छी खबर विश्व बैंक की रिपोर्ट से है कि भारत में आय असमानता कम हुई है। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। इसमें गिनी सूचकांक का जिक्र है जो 25.5 बताया गया है। ये गिनी सूचकांक क्या मापता है? गिनी सूचकांक या गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच का एक पैमाना है जो आय या संपत्ति के बंटवारे में असमानता को मापता है। 0 मतलब पूरी समानता, 1 मतलब पूरी असमानता, तो 25.5 मतलब 0.255 जो काफी कम माना जाता है। अच्छा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में अत्यधिक गरीबी भी 16.2% से घटकर 2.3% रह गई है। ये वाकई में बहुत सकारात्मक आंकड़े हैं। एमएसएमई का योगदान भी लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। बिल्कुल, जीडीपी में करीब 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 35% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 46%। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार दिख रहा है, एनपीए कम हुए हैं और जीएसटी ने भी 8 साल पूरे कर लिए, कलेक्शन भी रिकॉर्ड रहा। हाँ, बैंकों के एसेट क्वालिटी सुधरी है, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। और जीएसटी का कलेक्शन वित्त वर्ष 2025 में 22 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते हैं। इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह निसार सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। हाँ, 30 जुलाई को GSLV F-16 रॉकेट से। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसमें खास क्या है? इसमें 2 तरह के रडार हैं, L बैंड नासा का और S बैंड इसरो का। ये बादलों के पार भी देख सकते हैं और जमीन में होने वाले बहुत छोटे बदलावों जैसे इंच के 10वें हिस्से जितने बदलाव का भी पता लगा सकते हैं। बाप रे। हाँ, जैसे भूस्खलन का खतरा, ग्लेशियर का पिघलना, ज्वालामुखी की गतिविधि। ये 12 दिन में पूरी पृथ्वी का नक्शा तैयार करेगा। मिशन 3 साल का है। कमाल की तकनीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ी सफलता मिली है। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सवैक्स। जी हाँ, इसे ICMR भुवनेश्वर ने विकसित किया है और ये सबसे खतरनाक मलेरिया फैलाने वाले परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के खिलाफ प्रभावी है। भारत का लक्ष्य मलेरिया मुक्त होने का कब तक है? लक्ष्य है 2027 तक 0 मामले और 2030 तक पूरी तरह उन्मूलन। तो ये वैक्सीन उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। खगोल विज्ञान में भी कुछ हलचल है। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल विलय देखा गया है। हाँ, GW23123 नाम दिया गया है इसे, और वैज्ञानिक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करके सेकंड की परिभाषा को और भी सटीक बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
समय की माप और भी प्रिसिजन के साथ होगी। बायोटेक में ब्रिटेन में सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मतलब लैब में मानव जीनोम बनाने की कोशिश। हाँ, एक तरह से मानव जीनोम को लिखने का प्रयास। ये भविष्य में बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकता है। हालांकि इसके नैतिक पहलू भी हैं जिन पर विचार करना होगा। अब पर्यावरण और सूचकांकों पर एक नजर डाल लेते हैं। सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत लक्ष्य तय किए हैं। जी, 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य अधिसूचित किए गए हैं। इसका मतलब है कि इन उद्योगों को एक निश्चित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करना होगा। और अगर ज्यादा किया तो उन्हें उन कंपनियों से क्रेडिट खरीदना होगा जिन्होंने कम उत्सर्जन किया है। ये प्रदूषण कम करने का एक बाजार आधारित तरीका है जिसे कैप एंड ट्रेड भी कहते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन पर भी एक रिपोर्ट आई है, MEE रिपोर्ट 2025। हाँ, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इसमें केरल को सर्वश्रेष्ठ राज्य और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। एराविकुलम और दचिगाम नेशनल पार्क टॉप पर रहे। वन्यजीवों की बात करें तो केरल में बॉनेट मकाक बंदरों की नसबंदी की योजना है। ये क्यों? इनकी आबादी काफी बढ़ गई है और ये एक स्थानिक प्रजाति है, मतलब वहीं पाई जाती है। ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल भी है, तो आबादी को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और असम के काजीरंगा में ढोल यानी एशियाई जंगली कुत्तों की वापसी हुई है। हाँ, ये अच्छी खबर है क्योंकि ये भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। आपदा प्रबंधन के लिए सी फ्लो नाम का सिस्टम लॉन्च हुआ है। ये क्या करेगा? ये भारत की पहली इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। ये गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की सटीक चेतावनी दे सकती है, जिससे समय पर बचाव कार्य करने में काफी मदद मिलेगी। ये तो बहुत उपयोगी है। कुछ प्रमुख सूचकांकों की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी है। हाँ, 8 पायदान सुधरकर अब 77वें स्थान पर है। सिंगापुर टॉप पर है। छात्रों के लिए बेस्ट शहरों की QS रैंकिंग में सियोल टॉप पर है और भारत में मुंबई सबसे अच्छा शहर है, 98वीं रैंक पर। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अमेरिका का MIT हमेशा की तरह पहले स्थान पर है। भारत में IIT दिल्ली सबसे ऊपर है, 123वीं रैंक पर। ठीक है, अब कुछ सरकारी योजनाओं को जल्दी से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसलों में विविधीकरण लाना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करना और किसानों के लिए लोन लेना आसान बनाना। ये 6 साल की योजना है और शुरुआत में 100 जिलों पर फोकस करेगी। एक और योजना है अदिति। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, ये रक्षा क्षेत्र वाली अदिति योजना से अलग है। ये औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए है, खासकर MSMEs को ऊर्जा बचाने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद देने के लिए। अच्छा, निजी क्षेत्र को R&D में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु RDI योजना भी है। जी, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। इसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। ये जरूरी है क्योंकि भारत में R&D पर खर्च अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। और रोजगार बढ़ाने के लिए ELI योजना? हाँ, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना। इसका लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देते हुए 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना है। बजट करीब 9,446 करोड़ रुपए है। और गुजरात जनजातीय आबादी के जीनोम सीक्वेंसिंग की परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाँ, इसका उद्देश्य आनुवंशिक बीमारियों के जोखिम को समझना और स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाना है। आखिर में कुछ विविध खबरें। नियुक्तियां, निधन, पुरस्कार। हाँ, जल्दी से देख लेते हैं। नियुक्तियों में पराग जैन रॉ के नए चीफ बने हैं। राज्यसभा में 4 नए सदस्य मनोनीत हुए हैं। वकील उज्ज्वल निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन। निधन की खबरों में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन। हाँ, और फिल्म डॉन के निर्देशक चंद्र बारोट भी शामिल हैं। पुरस्कारों में मेरी पंचायत ऐप को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जी, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड और सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को जुलाई में 5 और देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। अच्छा। घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील, नमीबिया और त्रिनिदाद और टोबैको। वाह। और कुछ महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स जो हमने बीच बीच में छुए हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा दे। हाँ, बिल्कुल। जैसे विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया का 4था सबसे समान देश बन गया है।
भारत ने 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है, वो भी समय से पहले। बाघों की आबादी 2018 से 2022 के बीच 24% बढ़ी है और यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। तो ये था जुलाई 2025 की कुछ अहम घटनाओं का हमारा विश्लेषण। राज्यों की नई पहलों से लेकर राष्ट्रीय नीतियों, आर्थिक रुझानों, वैज्ञानिक सफलताओं और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं तक हमने कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। हाँ, और इस सारी जानकारी को अगर एक साथ देखें तो कुछ रुझान साफ उभरते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, पेमेंट हो या पृथ्वी का अवलोकन। सही कहा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि चुनौतियां भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, ये हमें न सिर्फ वर्तमान को समझने में मदद करता है, बल्कि शायद भविष्य की दिशा का भी कुछ संकेत देता है। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि भारत एक तरफ डिजिटल पेमेंट, स्पेस टेक, रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ वर्कफोर्स में स्किल की कमी है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं और कहीं-कहीं सामाजिक चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है। सवाल यही है कि आने वाले दशक में भारत का विकास पथ कैसा दिखेगा? क्या ये जो तकनीकी छलांग है वो इन सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी या फिर ये खाई और बढ़ेगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए।